1.3 Why democracy? Arguments against democracy. Arguments are the reasons that you give to support your opinion. So here are some reasons which are given to oppose democracy, and those reasons are: in democracy, leaders keep changing, and this changing of leaders frequently leads to political instability in the country. तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, कुछ रीजंस दिए गए हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, और इन रीजंस के थ्रू डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स को, डेमोक्रेसी की कमियों को दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम कुछ जो रीजंस दिए गए हैं डेमोक्रेसी को अपोज करने के लिए, इसकी शॉर्टकमिंग्स को दिखाने के लिए, उनको बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का वो ये है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, जिसके कारण कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। जो डेमोक्रेसी है ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक कंपटीशन है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कॉम्पीट करती हैं पावर को गेन करने के लिए, अपनी खुद की गवर्नमेंट को बनाने के लिए और पावर को होल्ड करने के लिए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी में मॉरलिटी नहीं है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी, सोशल सर्विस इनका एम नहीं होता, ये बस आपस में कॉम्पीट करती हैं ताकि पावर को होल्ड कर सकें। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि so many people they have to be consulted in a democracy that it leads to delays. डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए कई सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, जिसके कारण डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में देरी होती है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि इलेक्टेड लीडर्स दे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। क्योंकि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं इन्हें लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चलता, या इन्हें लोगों के लिए क्या अच्छा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वो बैड डिसीजंस लेते हैं। डेमोक्रेसी ऑल्सो लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ये इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड होता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और इलेक्शन लड़ने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को पैसा चाहिए होता है, जिसके कारण कंट्री में करप्शन को बढ़ावा मिलता है। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी लोगों को, कॉमन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके लिए अच्छा क्या है, और इसीलिए कई बार वो रॉन्ग कैंडिडेट या रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज को चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑर्डिनरी लोगों को ये खुद नहीं पता होता उनके लिए अच्छा क्या है, और इसीलिए वो कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। ये क्लियर होता है जब हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये सारे प्रॉब्लम का कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो इंडिया is a democratic country. After 1947, it has, after independence we can say it has adopted democratic form of government, but still in India poverty has not ended. तो अगर हम अपने ही देश की बात करें तो डेमोक्रेसी हमारे प्रॉब्लम्स का कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है,
डेमोक्रेसी के कारण ना ही हमारे देश में गरीबी खत्म हुई है, ना ही दुनिया के किसी हिस्से में गरीबी खत्म हुई है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो डेमोक्रेसी है, इट इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सिर्फ एक तरह की सरकार है जो ये इंश्योर करती है कि यहाँ पे रहने वाले लोग अपने डिसीजंस को खुद ले सकें। और इसीलिए डेमोक्रेसी इस चीज की गारंटी नहीं देती कि उस देश में रहने वाले जो डिसीजंस वहां के लोग लेंगे वो डिसीजंस हमेशा अच्छे ही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोगों से गलतियां हो सकती हैं, लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं, लोग गलत रूलर्स, गलत कैंडिडेट्स को भी इलेक्शन में चूज कर सकते हैं। और इस तरह से अगर लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा तो इससे डिसीजन लेने में देरी भी होगी। इसके अलावा हम इस चीज से भी एग्री करते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, वो जल्दी जल्दी बदलते हैं, जिसके कारण कई बार जो प्रीवियस गवर्नमेंट बिग डिसीजंस लेती है, अच्छे डिसीजंस लेती है, उन डिसीजंस को आगे आने वाली गवर्नमेंट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, या ऐसे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग सकता है। कई बार अच्छे डिसीजन जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो, क्योंकि वो राइवल पार्टी का डिसीजन होता है, तो जो नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है वो ऐसे अच्छे डिसीजंस को भी इम्प्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि सारा क्रेडिट तो पुरानी पार्टी को मिलेगा। तो इस तरह से हमने जो आर्ग्यूमेंट्स को अभी डिस्कस किया है विच आर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, उन आर्ग्यूमेंट्स को देख करके क्लियर होता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है ये आइडियल फॉर्म, ये आदर्श सरकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वेदर डेमोक्रेसी इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट। रियल लाइफ में जो क्वेश्चन हम फेस करते हैं वो क्वेश्चन काफी डिफरेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि इज democratic government is better than other forms of government or not. So now we will discuss the arguments for democracy. अब तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स को देखा है, उसकी शॉर्टकमिंग्स को देखा है, और अब हम ये जो क्वेश्चन है कि वेदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ अपने व्यूज देंगे या हम डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स करेंगे या रीजंस देंगे। China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China, yet India did not have a famine of the kind China had. इंडिया में वर्स्ट जो फेमाइन है, सबसे बुरा जो कह सकते हैं फेमाइन इज अ शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स या शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जब कंटिन्यू कई सालों तक क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं होते तो कंट्री में फूड शॉर्टेज हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है, जिसके कारण लोग वीक हो जाते हैं, एपिडेमिक फैल सकता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो चाइना में 1958 से 1961 के बीच में सबसे बुरा फेमाइन रिकॉर्ड किया गया। ये ना सिर्फ चाइना का वर्स्ट फेमाइन था, जबकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन था। इस फेमाइन में लगभग जो 3 करोड़ पीपल थे इनकी डेथ हुई। उस समय इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी चाइना से बेटर नहीं थी, इसके बावजूद इंडिया में उस तरह का कोई फूड शॉर्टेज, ऐसी कोई फेमाइन नहीं हुआ जिस तरह का चाइना ने फेस किया। जो इकोनॉमिस्ट हैं
उनका मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही कंट्रीज में गवर्नमेंट पॉलिसीज में डिफरेंस था, दोनों ही कंट्री में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस था। इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया की थी उसने फूड स्कैर्सिटी, जो फूड शॉर्टेज था, उस फूड शॉर्टेज को पूरा करने के लिए उस तरह से रिस्पॉन्ड किया जिस तरह से चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं किया। इंडिया में डेमोक्रेसी थी, इसीलिए जब भी फेमाइन के कारण अगर एक भी डेथ हो या कोई भी अगर सुसाइड ही कर लेता है तो जो अपोजिशन है, जो फ्रीडम है, जो मीडिया है, वो उस इशू को हाईलाइट करती है, गवर्नमेंट का जो ध्यान है उस इंसिडेंट की तरफ दिलाती है, जिसके कारण गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और लोगों की ज़रूरतों को एक तरह से पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडिया की बेशक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो फूड शॉर्टेज था उस फूड शॉर्टेज को पूरा करने के लिए उस तरह के स्टेप्स उठाए जिस तरह के चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं उठाए थे। अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, चाइना में भी अपोजिशन पार्टी होती, मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती, अपोजिशन होता, फ्रीडम ऑफ प्रेस होता, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट होता, तो इतने सारे लोग, चाइना में जो फेमाइन हुआ उसमें इतने सारे लोग नहीं मारे जाते क्योंकि गवर्नमेंट को डर होता कि अगर वो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, क्योंकि चाइना में देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा जो इलेक्शन है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी को कोई डर नहीं था कि लोग उसे पावर से हटा देंगे, उसे था कि जब भी इलेक्शंस होंगे उसे ही पावर में रहना है। इसके अलावा चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं था, अपोजिशन भी नहीं था, जिसके कारण गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपोज नहीं किया गया। सरकार का जो अटेंशन था वो उस तरफ फूड स्कैर्सिटी की तरफ उस तरह नहीं दिलाया गया जैसा कि इंडिया में दिलाया गया होता। अगर चाइना में भी ये सारी चीजें होती जो कि इंडिया में है, जैसे मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अपोजिशन पार्टी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो चाइना में इतने लोगों की डेथ नहीं हुई होती। तो ये जो एग्जाम्पल है इससे हमें पता चलता है कि क्यों डेमोक्रेसी जो है बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से इसलिए बेटर है क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की जरूरतों को पूरा कर भी सकती है, नहीं भी पूरा कर सकती। ये डिपेंड करता है उन लोगों की इच्छा पर जो कि पावर में होते हैं। अगर रूलर्स नहीं चाहें तो उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो लोगों के विश के अकॉर्डिंग काम करें। जबकि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं उन्हें लोगों के रिक्वायरमेंट को, नीड्स को पूरा करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा इलेक्ट नहीं करेंगे। तो डेमोक्रेसी के फेवर में जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा जो रीजन दिया जाता है कि डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर क्यों है, इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस होते हैं इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, इसमें मीटिंग्स होती हैं, और जब कई सारे लोग
मिल करके किसी इशू को डिस्कस करते हैं तो वो किसी भी डिसीजन में जो पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। इस तरह का डिसीजन लेने में बेशक टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। ये एडवांटेज ये है कि बेशक टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे जो पॉसिबिलिटी है रैश डिसीजन लेने की या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने की, वो चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। गलत डिसीजन लेने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का जो के फेवर में दूसरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेसी है इसने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट डेमोक्रेसी के फेवर में दिया जाता है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो डेमोक्रेसी है ये डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने का मेथड प्रोवाइड करता है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में लोगों के बीच में, लोगों के ओपिनियन के बीच में, लोगों के इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंसेस होंगे ही। ये डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे देश में जो देश साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिन देशों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जैसे हमारा देश। तो इंडिया इट इज़ अ वास्ट कंट्री। अगर लैंड एरिया के मामले में देखें तो भारत बहुत बड़ा देश है और इंडिया की सोशल डाइवर्सिटी भी काफ़ी अमेजिंग है। इन इंडिया पीपल दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट। तो भारत में काफ़ी सोशल डाइवर्सिटी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड हैं। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, कोस्टल एरिया है, डेजर्ट है। और हम सबको पता है कि ये जो जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं ये फूड हैबिट में डिफरेंसेस, क्लोथिंग में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको भी प्रमोट करते हैं। तो इतने वास्ट कंट्री में जो लोग हैं वो कई सारी भाषाएं बोलते हैं, कई सारे जो रिलीजन्स हैं उनको प्रैक्टिस में लाते हैं और वो कई सारे कास्ट को बिलोंग भी करते हैं। तो लोगों का ऐसे वास्ट कंट्री में ऐसे डाइवर्स जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उसमें लोगों के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट अलग होते हैं और कई बार एक ग्रुप के प्रेफरेंसेस दूसरे ग्रुप के प्रेफरेंसेस के साथ क्लैश करते हैं, जिसके कारण डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये जो अगर इंटरेस्ट को लेकर के, प्रेफरेंसेस को लेकर के सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको नहीं रोका गया तो वो वायलेंट भी हो सकता है और अगर वायलेंस होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्री का पार्टीशन, देश का बंटवारा भी हो सकता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, इसको कई बार ताकत के बल पर भी कुचला जाता है। जो भी डोमिनेंट ग्रुप होता है, जो भी ताकतवर ग्रुप होता है, वो अपने जो टर्म्स होते हैं, अपनी जो इच्छा होती है वो स्मॉलर ग्रुप्स पे इम्पोज करता है। लेकिन जब एक बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप पर जबरदस्ती अपनी इच्छा को लागू करेगा तो इससे सोसाइटी में अनहैप्पीनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक एक जगह पे, एक देश में शांतिपूर्वक नहीं रहेंगे। जब एक जगह शांतिपूर्वक नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो देश को बांट लेंगे, देश का पार्टीशन हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो इस प्रॉब्लम का पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी में नो वन इज परमानेंट विनर, नो वन इज परमानेंट लूजर। डिफरेंट ग्रुप्स can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट विनर नहीं है, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है। आज जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हार गई है, आज जो ग्रुप इलेक्शन में हार गया है, कल वो जीत भी जाएगा
और इसीलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जीतने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के वोट्स की ज़रूरत होती है और वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के विश को पूरा करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं जब वो अपने खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो साथ में शांतिपूर्वक रह सकते हैं। तो हमारे देश में, जो कि एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी ने ही इतने वास्ट कंट्री को, इतने डाइवर्स कंट्री को आपस में यूनाइट करके रखा हुआ है। इसके अलावा एक और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट दिया जाता है डेमोक्रेसी के फेवर में। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है ये सिटीजन से रिलेटेड है, देश के नागरिकों से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से बेटर है। बेटर क्यों है? बिकॉज डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी है अपने देश में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनकी डिग्निटी को इनहेंस करती है, अपने देश में रहने वाले नागरिकों की इज्जत को बढ़ाती है, ठीक, इनके रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही जो सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है। क्या राइट है? राइट टू इलेक्ट द रूलर्स। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है। तो डेमोक्रेसी में चाहे रिच हो, पुअर हो, इलिटरेट हो, एजुकेटेड हो, सब जो है सबका पॉलिटिकल स्टेटस इक्वल है। और डेमोक्रेसी में जो लोग हैं दे आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो किसी राजा की प्रजा नहीं है, वो अपने आप में ही राजा हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में एवरीवन has the right to vote and everyone has the right to stand in election, to win the election and to be the part of government. और इसीलिए डेमोक्रेसी में बेशक लोग गलतियां करते हैं, लेकिन लोग अपने मिस्टेक्स के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं और वो फ्यूचर में गलतियों को ठीक भी कर सकते हैं। फाइनली, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से बेटर इसलिए भी है क्योंकि डेमोक्रेसी अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का जो रूम है वो प्रोवाइड करता है। कोई भी गवर्नमेंट गारंटी नहीं ले सकती कि वो गलती नहीं करेगी। डेमोक्रेसी भी इस चीज की गारंटी नहीं ले सकती कि डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कोई भी गलती नहीं होगा। डेमोक्रेसी का फायदा यह है कि डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई मिस्टेक करती है, कोई रॉन्ग डिसीजन लेती है, तो ऐसे मिस्टेक्स को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में इन मिस्टेक्स को लेकर के, इन रॉन्ग डिसीजंस को लेकर के पब्लिक डिस्कशन के लिए स्पेस होता है और गवर्नमेंट की हर पॉलिसी जो है उस पर मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है और अगर गवर्नमेंट रॉन्ग डिसीजन ले लेती है तो वहां पर वो पॉइंट आउट कर दिया जाता है। और जब गवर्नमेंट को अपने रॉन्ग डिसीजंस के बारे में पता चलता है तो आइदर द गवर्नमेंट हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। तो या तो गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को, अपने जो रॉन्ग डिसीजंस है उनको चेंज कर लेगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को ही नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज कर दिया जाएगा। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रॉन्ग डिसीजन भी लेती है तो वहां पर ऐसी गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करे, और अगर वो नहीं करेक्ट करेगी तो भी पब्लिक के पास कोई भी तरीका नहीं है कि वो ऐसी गवर्नमेंट को हटा सके।
तो हम लोग लास्ट में ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ये गुड डिसीजन के बेटर चांसेस को ऑफर करता है कि डेमोक्रेसी में अच्छे डिसीजंस लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो उनके डिग्निटी को, उनके रिस्पेक्ट को कह सकते हैं, इनके रिस्पेक्ट को बढ़ावा मिलता है, या जो सिटीजन्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, उनके पास राइट्स होते हैं। और डेमोक्रेसी जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का, डिफरेंसेस को सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी, बेशक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कुछ गलती हो भी सकती है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अगर कोई गलती हो जाती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास अपने उस मिस्टेक को करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी होती है। और यही सारे रीजंस हैं जिसके कारण डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. आज का जो मोस्ट कॉमन डेमोक्रेटिक फॉर्म है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? इन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड the elected representatives they take decision on behalf of people. पुराने समय में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था कि all the people they sit together and they collectively take decisions by discussion, by consensus. तो पुराने समय में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी जहां पे सभी लोग मिलकर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते थे और सहमति के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा डिसीजन लेते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। Why direct democracy is not possible, or why the representative democracy is the most common form of democracy in the modern era? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो आज के समय में जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पॉपुलेशन का साइज इतना बड़ा है कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि देश के सारे लोग किसी एक जगह पर इकट्ठे हों और वो कलेक्टिव डिसीजन लें। दूसरा, अगर ये फिजिकली पॉसिबल हो भी जाए तो सिटीजन्स के पास ना ही इतना टाइम है, ना ही उनका डिजायर, ना ही उनकी इच्छा है और ना ही उनके अंदर वो स्किल, वो योग्यता है जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए होना चाहिए। इसीलिए जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में सिटीजन्स का रोल सिर्फ इतना है कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं और रिप्रेजेंटेटिव सारे डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। नाउ वी विल डिस्कस द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोग, अभी तक हमने डेमोक्रेसी को यूज किया है ओनली एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक हमने डेमोक्रेसी को यूज किया है एक तरह की सरकार के रूप में। अब हम लोग डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को डिस्कस करेंगे। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स। कई बार हम डेमोक्रेसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि गवर्नमेंट से अलग होती हैं। जैसे ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। व्हेनेवर अ डिसीजन हैज टू बी टेकन
We all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. हमारी जो फैमिली है वो एक डेमोक्रेटिक फैमिली है और जब भी डिसीजन लेना होता है हम सब इकट्ठे होकर के किसी भी निष्कर्ष पर निकलते हैं। मेरा ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है जितना कि मेरे फादर का है। तो यहाँ पे पावरफुल कौन है? फादर पावरफुल है और जो बच्चा है वो पावरफुल नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि मेरे और मेरे फादर के ओपिनियन दोनों इक्वली वैल्यूएबल हैं। सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट या सेकेंड जो स्टेटमेंट है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मुझे ऐसे टीचर्स पसंद नहीं है जो कि बच्चों को क्लास में बोलने नहीं देते, बच्चों को क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछने देते। मुझे डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट वाले टीचर ज्यादा पसंद हैं। थर्ड पॉइंट, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। एक लीडर और उसके फैमिली के मेंबर्स जो हैं इस पार्टी में सारे डिसीजंस लेते हैं, सभी कुछ वही डिसाइड करते हैं। और जब पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके व्यूज मैटर नहीं करते हैं, तो फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी ही डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे कहीं पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो है मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन की बात हो रही है। तो डेमोक्रेसी को किस लिए यूज किया गया? डेमोक्रेसी इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या होता है? डेमोक्रेटिक डिसीजन में लोगों को कंसल्ट किया जाता है और उन सब की सहमति जरूरी होती है जिस पर उस डिसीजन से प्रभाव पड़ने वाला है। और डेमोक्रेटिक डिसीजन में ऐसा नहीं है कि ताकतवर ही सारे डिसीजन ले लेगा और जो कमजोर लोग हैं उसको जबरदस्ती उन पर थोप दिया जाएगा। तो ये जो मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, जो डेमोक्रेटिक डिसीजन की हम बात कर रहे हैं, ये अप्लाई होता है गवर्नमेंट पर भी, फैमिली पर भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर भी। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो वर्ड है हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले डेमोक्रेसी को यूज किया गया एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके पहले हमने देखा कि डेमोक्रेसी को यूज किया गया एज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन एंड समटाइम वी आल्सो यूज द वर्ड डेमोक्रेसी to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। तो डेमोक्रेसी का इस्तेमाल एक आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए भी किया जाता है, एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए भी किया जाता है, उस आदर्श समाज की स्थापना जो कि सभी डेमोक्रेसीज का एम होती है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन No one goes hungry to bed। इस देश में सही डेमोक्रेसी तब होगा जबकि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इक्वल रोल प्ले करना चाहिए और इसके लिए सिर्फ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हर सिटीजन के पास इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज भी होने चाहिए एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो। सिटीजन्स के तरफ से बहुत ज्यादा कमिटमेंट भी होना चाहिए कि वो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम लोग इन आइडियल्स को सीरियसली लेते हैं तो उस केस में दुनिया का कोई भी जो देश है वो एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री
नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये जो आइडियल्स हैं ये हमको डेमोक्रेसी के वैल्यू को रिमाइंड कराते हैं।